दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी मास्टर एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ जीव विज्ञान से संबंधित पार्ट 5 है दोस्तों। बने रहना चैनल पर, लास्ट तक के जरूर देखना, जो आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे बेस्ट नंबर दिलाने वाले प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पे याद रखिएगा, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, बीएसएससी, स्टेट कॉरपोरेशन, स्टेट पुलिस, सीटेट, जितनी सारी एग्जाम है सभी में आपको पूछे जाएंगे। पार्ट 5 है दोस्तों। और जान लीजिएगा कि 9,500 क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करवाने वाले हैं, जिसमें आज 5 में श्वसन तंत्र से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कर लिए। बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। अगर आप मैथ, साइंस, रीजनिंग कुछ भी पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या वीडियो में जाइएगा, वहाँ से आप जा कर के हर वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक देख सकते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ, आप चैप्टर वाइज जो चल रहा है इसको रिवीजन करने का प्रयास करिएगा और लिखने का प्रयास करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उतना भी रहेगा, आने वाला एग्ज़ाम आपको बेहतर साबित करेगा दोस्तों। तो आज का जो श्वसन तंत्र से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको 55 क्वेश्चन विश्लेषण के साथ हम देंगे आपको, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास करेगा। ये आने वाली एग्जाम में आपको बेहतर परिणाम देने का काम करेगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे बिना वक्त गवाए हुए। कहा जाता है कि जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है। कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है? जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तब ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में परिवर्तन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग उपापचय, जिसको मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। तो याद रखिएगा, उपापचय जैसे मेटाबॉलिज्म का उपापचय होता है तो जो ऊर्जा निकलता है ना, उसको हम लोग सब एटीपी में रखते हैं, एटीपी में रखते हैं। देखेंगे ऊर्जा उपापचय मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में हम रखी जाती है। हम अभी ऑफलाइन दे रहे हैं दोस्तों, और हम अभी बोर्ड पर नहीं आ रहे हैं ना। बोर्ड पर भी मैथ पढ़ाए हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, साइंस, हर सब्जेक्ट का कुछ कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। और इससे लिखने का प्रयास करेगा। उपापचय जिसको हम मेटाबॉलिज्म के परिणाम ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी या करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, याद रखिएगा। जब एटीपी से फास्फेट का अणु हटता है तब एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। याद रखिएगा, उससे फास्फेट का अणु जब हटेगा, किसका अणु? फास्फेट का अणु हटेगा, किससे? एटीपी से, तब एडिनो डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। एडीपी से एक फास्फेट का अणु निकलता है, कितना? एक अणु, ठीक है। तो अब एटीपी का निर्माण करता है। जब श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है तो ग्लूकोज के एक अणु टूटकर प्यूरोविक एसिड दो अणु निर्माण कर श्वसन क्रिया को, समझिएगा। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टोट टोट के क्वेश्चन पूछने वाला है। जब श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है, O2 की अनुपस्थिति होता है, तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर प्यूरुविक एसिड, है ना, प्यूरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण होता है। जब O2 की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति के मतलब जब ऑक्सीजन नहीं रहता,
जब श्वसन हम लोग करते हैं तो ऑक्सीजन क्या रहता है, नहीं रहता है। तब ग्लूकोज का एक अणु टूटकर प्यूरेविक एसिड के 2 अणु का निर्माण करता है। इसका 2 अणु का निर्माण करता है, याद रखिएगा, ठीक है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। पूछता है बार बार क्वेश्चन कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है। कितना एटीपी का निर्माण होता है, 4 एटीपी का निर्माण होता है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, पॉइंट बना बना कर लिखिएगा। जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है और 2 एटीपी क्या होता है, शेष बच जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चैनल पर बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन से, यानी ग्लूकोज के जो जल होता है और उसमें CO2 होता है, इन दोनों को पूर्ण अपघटन से किसका निर्माण होता है, एटीपी अणु का उत्पन्न होता है, जिसमें 38 एटीपी निर्माण होता है। कितना, 38 एटीपी निर्माण होता है। ग्लूकोज के जल और CO2 के पूर्ण अपघटन से 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस में जब परिवर्तन होगा तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होगा। इसका पहले आप पढ़ चुके हैं। ग्लूकोलाइसिस ग्लूकोज में से ग्लाइकोलाइसिस जो होता है में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में, है ना, एसिड में परिवर्तित होता है, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोजेनिस कहा जाता है, ग्लाइकोगेनिस कहा जाता है, ठीक है। जलीय अपघटन से ऊर्जा मुक्त होती है, तो कौन सा ऊर्जा मुक्त होता है, तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होता है। जलीय अपघटन से कौन सा, जिसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है, उससे ऊर्जा उत्पन्न मुक्त होता है। जलीय अपघटन से ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा, कार्बनिक यौगिक से ऊर्जा होता है कैटाबोलिज्म, अपचयन, कैटाबोलिज्म होता है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अपचयन को बोला जाता है कैटाबोलिज्म, ठीक है, के दौरान कार्बनिक यौगिक विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है। कैटाबोलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्व जो होता है विघटित कर सरल तथा विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित करता है। यह डिस्ट्रीब्यूटिव फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव फेज होता है दोस्तों, ठीक है। उपापचय मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है, एगो एनाबॉलिज्म होता है, एगो काटाबॉलिज्म होता है, जिसको अपचयन या उपचयन, याद रखिएगा। मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, ये 2 प्रकार का हो सकता है, एनाबॉलिज्म और काटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। उपचयन, एनाबॉलिज्म में पोषक तत्व के स्वांगीकरण, है ना, एसाइमिलेशन और उत्तक के निर्माण की क्रिया को अपचय कहा जाता है ना, अपचय कहते हैं, जिसे कॉन्ट्रिब्यूटिव फेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 7 नंबर की क्वेश्चन है। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ, तो याद रखिएगा, एनरोबिक श्वसन सबसे पहले हुआ, एनरोबिक श्वसन, याद रखिएगा। बी, सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुआ उस समय जीव में एनरोबिक श्वसन करते थे। जीव सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुआ, कौन सा, जीवन की उत्पत्ति हुआ उस समय जीव एनरोबिक श्वसन करते थे, ठीक है। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए, एन सिर्फ लग गया यहाँ पे, देखिए एन लग गया तो ऑक्सीजन की अवस्था नहीं होगा, बस एरोबिक लग गया तो ऑक्सीजन की अवस्था होगा। बस कॉपी कलम लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कॉपी कलम लेकर के आपको नोट बना लेना होगा। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों। हम लोग चलते हैं
एक समान मनुष्य के मिनट में सांस लेता है तो याद रखेगा 14 से 18 बार लेता है। कितना? एक मिनट में सांस लेता है 14 से 18 बार सांस लेता है। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है तो नम त्वचा से करता है। किससे? नम त्वचा के द्वारा करता है। देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। हाइबरनेशन एवं एस्टिवेशन के समय मेढक नम त्वचा से श्वसन करता है। याद रखिएगा, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन से मेढक नम त्वचा से श्वसन करता है। मेढक जब पानी में रहता है तो वह गिल्स या कॉटिल्स में श्वसन करता है। ठीक है, जब पानी में रहता है तो वह गिल्स, जिसको इंग्लिश में बताया ब्यूकल कॉटिल, कॉटिल है ना। जब मेढक जमीन पर रहता है तो फेफड़ा लंग से श्वसन करता है। किससे? फेफड़ा से श्वसन करता है। हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मनुष्य में निर्वासित O2 की कितनी मात्रा होती है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 17%। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो मनुष्य सांस ले रहा है उसको निकाल रहा है ना, जब निकालेगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो 17%, है ना। इंस्पायरेशन में मनुष्य 21% ऑक्सीजन लेता है, यानी लेने के काम करेगा तो 21%, और जब निकालने का काम करेगा तो उसमें 17% ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बने रहना चैनल पर, लास्ट तक देखना दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लिख लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? तो याद रखिएगा, केचुआ होता है इसका सही उत्तर। केचुआ श्वसन करता है लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं होता। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, याद रखिएगा। मेढक का टैडपोल लार्वा गिल्स में श्वसन होता है। गिल्स के द्वारा श्वसन लेता है। कॉकरोच ट्रैकिया द्वारा श्वसन लेता है। कॉकरोच ट्रैकिया द्वारा श्वसन लेता है। आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। तिलचट्टे श्वसन अंग होते हैं तो याद रखिएगा ट्रैकिया द्वारा, अभी पढ़े थे ना, तिलचट्टे ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। तिलचट्टे में श्वसन अंग ट्रैकिया के हैं। ठीक है, बड़े जीव लंग से फेफड़ा में श्वसन करते हैं। इसका जो बड़े जीव होता है फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं बड़ा जीव, तिलचट्टा का नहीं दोस्तों, सॉरी। तिलचट्टे श्वसन अंग ट्रैकिया के द्वारा करता है तो ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग बड़े जीव होते हैं जैसे मनुष्य होता है, मेढक होता है, कुत्ता होता है, ये सब क्या होता है? लंग्स के द्वारा करता है। अब मछली गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। मछली गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। कोशिका में राइबोसोम, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसे याद रखिएगा। कोशिका द्रव पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। 90% जल, 10% भाग खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए, कोशिका द्रव कोशिकांग सूखने से बचाने का कार्य करता है। कोशिकांग को सूखने से बचाने से कार्य करता है। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ग्लूकोज के एक अणु को पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा 38 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज का एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे हम लोग। एटीपी संश्लेषण क्रिया है तो याद रखिएगा, एटीपी संश्लेषण ऊर्जा का अवशोषी क्रिया है। इसका ऊर्जा का अवशोषी क्रिया है। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट तक बने रहना दोस्तों, स्किप करके मत भागिए। स्किप करके भागिएगा ना तो फिर आप रह जाइएगा ऐसे ही, इसलिए पूरा वीडियो फुल देखिए दोस्तों, आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत मज़ा मिलने वाला है और आपको परीक्षा में बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है दोस्तों। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का विखंडित हो जाता है। जैसे C6H12O6 प्लस CO2 है ना, 6CO2 प्लस 6H2O, जिसमें 686 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि एक ग्लूकोज है और यहाँ पे क्या है कि ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको जल के साथ
जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे जल भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इतना ऊर्जा निकलता है। ठीक है, हम आएंगे 17 नंबर क्वेश्चन, बने रहना है दोस्तों। श्वसन है, याद रखेगा, अपचयन और कैटाबोलिक प्रक्रिया है, जिसको अपचयन को कैटाबोलिक प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। श्वसन एक प्रकार की अपचयन प्रक्रिया है जिसको कैटाबोलिक प्रोसेस इंग्लिश में हम लोग करते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, बने रहना है दोस्तों। 1 ग्राम ग्लूकोज को संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु का निर्माण होता है? तो 38 अणु का निर्माण होता है, 38 एटीपी का। देखिएगा इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, 1 ग्राम ग्लूकोज की संपूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी प्राप्त होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड है जो जल में घुलनशील होता है। ग्लूकोज अणु फ्रैक्टोज मिलने से बनता है, समझिएगा। सुक्रोज का एक अणु सुक्रोज एक अणु और ग्लूकोज का एक अणु फ्रैक्टोज के मिलने से बनता है कार्बोहाइड्रेट और डाइसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का डाइसैकेराइड। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इनकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है। अब आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज लिया जाता है। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका लिया जाता है? ग्लूकोज का सेवन किया जाता है। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बने रहना है ना। मछली की सहायता सांस लेती है तो गिल्स के द्वारा लेती है, मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है। मनुष्य मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है दोस्तों। मनुष्य का श्वसन अंग मुख्य वह तना फेफड़ा है। 21 नंबर क्वेश्चन, किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो याद रखेगा श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया ऊर्जा का उत्पादन होता है। निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो याद रखेगा पत्ती। पादप के मतलब होता है प्लांट का मतलब होता है पौधा। पेड़ पौधे में श्वसन अंग कौन करता है? तो पत्ती। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखेंगे। पादप में श्वसन पत्ती के द्वारा होता है। फूलों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जड़ पौधों को स्थिरता प्रदान करता है, जल एवं खनिज लवण अवशोषण करता है। जड़ जो होता है भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। पौधों में पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या श्वसन का क्रिया किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? याद रखिएगा पेड़ों की पत्तियों में होता है दोस्तों। पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाले थकान किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। सही उत्तर क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमाव के कारण होता है। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण के कारण थकान महसूस होता है। क्या होता है? थकान महसूस होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को जो मिलन का काम करता है वो स्वर यंत्र में करता है। कहाँ? स्वर यंत्र में करता है। स्वर यंत्र जैसे लायरेंक्स है ना, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। लायरेंक्स में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण करता है। ठीक है, ग्रसनली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता, याद रखिएगा। यह भोजन मुख से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य होता है। क्या होता है? मुख से भोजन आमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ग्रसनी करता है। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितना लीटर होता है? तो याद रखिएगा 6 से 8 लीटर तक होता है। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितना लीटर है? 6 से 8 लीटर तक ही होता है। याद रखिएगा फेफड़ों की वायु क्षमता 6 से 8 लीटर तक होता है। मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन होता है? तो याद रखिएगा फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ों में। फेफड़ा लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है। याद रखिएगा कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन समान है? तो याद रखिएगा दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में वायवीय अवायवीय श्वसन समान होता है। ग्लाइकोलाइसिस में वायवीय एवं अवायवीय श्वसन समाप्त होता है ना, युक्त होता है। ठीक है, समान होता है।
ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में वायवीय और अवयवीय श्वसन क्या होता है, समान होता है, याद रखिएगा। एक अणु ग्लूकोज से इस क्रिया को पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज से कि इस क्रिया में जो होता है ग्लाइकोलाइसिस में एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। पायरुविक अम्ल के कितने अणु का निर्माण होता है, 2 अणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, बने रहना है, लास्ट तक के देखना है दोस्तों, ठीक है। एटीपी है तो याद रखिएगा एक प्रकार का ये है उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंधन का एक अणु है, उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु है। एटीपी एडिनो ट्राइफास्फेट उच्च ऊर्जा फास्फेट का एक बंधन है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जलचर में भूचर की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती है, देखी जाती है, इसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम करना। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम करना, ठीक है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षा कम होने के कारण जलयुक्त भूचरों स्थलीय जंतु की अपेक्षा श्वसन क्रिया का तीव्र हो जाता है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है, वातक, जिसको इंग्लिश में ट्रैकिया कहलाता है, हिंदी में वातक बोला जाता है, ठीक है। कॉकरोच जो होता है जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है, वातक या ट्रैकिया, इंग्लिश में हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रहता क्योंकि श्वसन वातक यानी ट्रैकिया से होता है। पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं उनमें सभी में ट्रैकिया के द्वारा ही किया जाता है, इसके द्वारा ट्रैकिया द्वारा ही श्वसन किया जाता है। पृथ्वी पर जितने भी कीट हैं, जीव नहीं कीट, सभी ट्रैकिया के द्वारा ही श्वसन क्रिया होती है। मछली का एयर ब्लैडर वायु आश्रित जो होता है किस रूप में कार्य करता है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सहायक श्वसन अंग द्रव स्थैतिक अंग से दोनों से द्वारा होता है। मछली का एयर ब्लैडर जो होता है वायु आश्रित सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के दोनों के रूप में कार्य करता है। किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर छोड़ती है, तो याद रखिएगा विसरण एवं सक्रिय परिवहन के द्वारा, विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा। विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करता और फिर उसे छोड़ता है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन का क्या होता है, तो याद रखिएगा वसा होता है। वसा लंबे समय तक कसरत व्यायाम मुख्य ईंधन होता है। अंडे से नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है, तो याद रखिएगा दोस्तों अंडे से जो निकला हुआ टैडपोल भीतरी गलफरों से श्वास लेता है, किसके भीतरी, अंडे से जो नया निकलता है ना टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है, तो भीतरी गलफरों से लेता है, किससे, भीतरी गलफरों से। कौन सी सीरा फेफड़ों से हृदय से शुद्ध रक्त लाती है, तो याद रखिएगा फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा लाता है। फुफ्फुस सीरा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, फुफ्फुस सीरा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। देखिए सीरा रहेगा तो शुद्ध होगा और धमनी रहेगा तो अशुद्ध होगा। यह धमनी हृदय से फेफड़ा के शुद्ध रक्त ले जाता है। पलूरा किसका आवरण होता है, याद रखिएगा फुफ्फुस या फेफड़ा का, फुफ्फुस या फेफड़ा का। पलूरा किसका आवरण होता है, फुफ्फुस या फेफड़ा का, फुफ्फुस या फेफड़ा का। हृदय का आवरण का पेरिकार्डियम कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। वृक्क या गुर्दा के आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं, वृक्क या गुर्दा के आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइम स्वरण ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है, वह है जाइमेज। याद रखिएगा दोस्तों बने रहना चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसका बहुत सारे क्लास चल चुका है दोस्तों, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। जाइमेज एंजाइम का श्रवण ईस्ट के द्वारा होता है, याद रखिएगा जाइमेज एंजाइम का श्रवण ईस्ट के द्वारा होता है। जाइमेज एंजाइम का श्रवण किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। जाइमेज एंजाइम का श्रवण किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा होता है ना। और इन्वर्टेड एंजाइम भी किण्वन क्रिया की सहायता होता है, इन्वर्टेड एंजाइम किण्वन क्रिया की सहायता। लाइपेज वसा को पचाने में सहायक होता है, याद रखिएगा लाइपेज जो होता है वसा को पचाने में सहायक होता है दोस्तों, लाइपेज वसा को पचाने में सहायक होता है।
मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। मानव शरीर में कंठ को लाइरिक्स को होता है जिसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। हम लोग पढ़ चुके थे ऊपर, देखिएगा। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे, लास्ट तक के बने रहना। वयस्क में मानव रूप से दिल की धड़कन दर क्या होता है? तो याद रखिएगा 72 से 80 पर मिनट होता है। वयस्क में मानव रूप से दिल की धड़कनें 72 से 80 धड़कनें मिनट होता है। बच्चों की हृदय की धड़कन वयस्क से ज़्यादा होती है। स्वस्थ मनुष्य में 14 से 18 बार श्वास का क्रिया करता है। कितना बार? 14 से 18 बार। ठीक है, बार बार आप रिवाइज करिए, बार बार देखिए, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। एक बार श्वास में लगभग वयस्क 500 मिली अंदर हवा ले सकता है। एक बार अगर श्वास लेता है ना तो 500 मिली अंदर को हवा लेने का प्रयास करता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ठीक है, मानव श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मानव श्वसन अंदर ली जाती है 78.09 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% लेते हैं, जबकि 78.09 नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, 17% ऑक्सीजन छोड़ता है, CO2 4% छोड़ता है। दोस्तों, सांस द्वारा लगभग 400 मिली पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। 400 मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों के आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एडम का सेब कहा जाता है। एडम का सेब कहा जाता है। गले का एक फैला हुआ हिस्सा लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको कहता है एडम का सेब कहा जाता है। एडम का सेब कहा जाता है। देखिएगा ध्यान से इसको। ठीक है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़के की आवाज़ को बॉक्स को बढ़ाने के जिम्मेदार होता है, एडम का सेब कहा जाता है। मनुष्य में गले श्वासन नलिका ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित होता है। मनुष्य के गले में श्वासन नलिका जो होता है ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे रहती है, अप टू ग्रंथि के पास रहता है ना। लैरिक्स या श्वसन तंत्र मार्ग व भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना। देखिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य के गले में श्वासन नलिका ट्रैकिया दोनों और लैरिक्स के नीचे रहता है, इसे जानते हैं अपचु ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, लैरिक्स या स्वरयंत्र श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है। ग्रसनी को किससे जोड़ता है? ट्रैकिया से जोड़ता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पादन करना। लैरिक्स में प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है। लैरिक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। एपिग्लोटिस कहा जाता है। लैरिक्स जहाँ होता है वहाँ पे एक पतला पत्ती समान कपाट के रूप में पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। अब आते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, बने रहना दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिए। निम्नलिखित में छोड़े गए श्वास में शामिल होता है नाइट्रोजन शामिल होता है। नाइट्रोजन छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन 78.08% होता है, ऑक्सीजन 17% होता है, और CO2 4% होता है। और लिया गया श्वास कितना कितना होता है? याद रखिएगा, यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है 78.09%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% होता है। श्वास के साथ जल भी निकलता है, 400 मिली प्रतिदिन निकलता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्लेष्मा झिल्ली सृजन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ब्रांकाइटिस कहा जाता है, ब्रांकाइटिस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखेंगे इसका। श्लेष्मा झिल्ली को सृजन को है ना ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस यहाँ लिखा हुआ, ब्रांकाइटिस लिखा। ठीक है, ट्रेकोमा आँख की बीमारी है। क्या है? ट्रेकोमा आँख की बीमारी, याद रखिएगा। ब्रोंकाइटिस श्वास की संक्रमित बीमारी है। ब्रोंकाइटिस जो होता है, ब्रोंकाइटिस जो होता है किसका? आँख का बीमारी है। दृष्टि भ्रम या अविद्युतता आँख की बीमारी है। आँख रंग का मतलब होता है आइरिस का रंग से। आँख के रंग का मतलब होता है आइरिस के रंग से होता है। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होता है दोस्तों तो 600 मिलियन होता है।
हमारे फेफड़े में कोशिकाएं कितना होता है 600 मिलियन। बने रहना दोस्तों, लास्ट तक दिखना है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो नोट जरूर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। देखिएगा हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में दोस्तों क्या होता है 600 मिलियन कोशिकाएं होती है। हमारे फेफड़ों में 600 मिलियन कोशिकाएं होती है। फेफड़े दो प्रकार के होते हैं, गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। लहसुन, प्याज, मसाले वाष्पशील घटक होते हैं, उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। ब्रिक में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। जो ब्रिक में जो बनने वाला पथरी होता है किसका, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। मूत्र का रंग किसका, पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। फेफड़ों का औसत वजन 1300 ग्राम होता है। फेफड़ों का औसत वजन कितना होता है 1300 ग्राम होता है। मूत्र का रंग हल्का क्या होता है, पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन आरबीसी हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन एवं CO2 से संयोग करने की क्षमता होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन जो होता है ऑक्सीजन और CO2 से संयोग करने की क्षमता रखता है। ग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक ह्यूमोटिन है। ठीक है। मेलानिन नामक पिगमेंट मानव त्वचा को रंगों को परिवर्तन करता है, निर्धारित करता है दोस्तों। यही से के कारण गोरा या काला आदमी होता है, जिसमें पिगमेंट मानव त्वचा को क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट होता है, गोरा काला करने का काम होता है। ज़्यादा हो जाएगा तो काला, कम रहेगा तो गोरा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कोशिका द्रव में होता है। कहाँ, कोशिका द्रव में होता है। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। जीव द्रव वह भाग है जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच होता है। जीव द्रव क्या होता है, जीव द्रव देखिएगा बीच का काम करता है। यहाँ पे कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच का जो करी होता है कोशिका द्रव कहलाता है। अनेक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे खनिज लवण, जल, कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो निर्जीव पदार्थ होते हैं। कोशिका द्रव बहुत गाढ़ा या प्रसावी चिपचिपा पदार्थ होता है। याद रखिएगा, कोशिका द्रव जो होता है गाढ़ा होता है, प्रभासी चिपचिपा पदार्थ होता है। इनके रचनाओं में कोशिकांग कहते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक होता है और पराकैरियोटिक होता है। तो यूकैरियोटिक में कोशिकांग झिल्ली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका ऊर्जा का घर कहा जाता है, यानी पावर ऑफ सेल, है ना, पावर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। O2 का उपयोग एक पायरूवेट का विभाजन में होता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। विभाजन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। O2 का उपयोग करके पायरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं, है ना। DNA के केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, DNA के केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कहाँ किया, अल्टमैन ने किया था। केब्स चक्र में साइट्रिक अम्ल चक्र, ट्राइसाइक्लोबिक चक्र भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम उपस्थित संपन्न होता है। क्या होता है, विशेष एंजाइम की उपस्थिति संपन्न होता है। लाइसोसोम आत्मघाती की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहा जाता है। अब आते हैं ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों कोशिकाओं ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। 6 कार्बन अणु कितना अणु में, 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है।
श्वसन में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल, बैक्टीरिया, यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है, याद रखेगा। अनॉक्सी श्वसन यानी श्वसन नहीं में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया, यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन के अंतर लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हो तब लैक्टिक अम्ल बनता है। श्वसन एक अपचायी क्रिया है। श्वसन क्या है? अपचायी क्रिया है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन श्वसनीय पदार्थ है। ग्लूकोज के एक अणु श्वसन से 2 + 36 यानी टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है। 2 शेष बचता था, ठीक है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, बने रहना है, लास्ट तक देखना। वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों को अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, तो याद रखिएगा उभयचर में, है ना। श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों दोनों के द्वारा उभयचर में होता है। उभयचर वर्ग में प्राणी में श्वसन गलफड़ों और फेफड़ों के द्वारा होता है, फेफड़ों और दोनों द्वारा होता है, ठीक है। उभयचर वर्ग प्राणियों में लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम और वयस्क जंतु में फेफड़ों, त्वचा, मुख, गुहाद्वार होता है, याद रखिएगा। उभयचर वर्ग प्राणियों में लार्वा जब छोटा है, लार्वा है, तो श्वसन क्या क्लोम के द्वारा होगा, यहाँ याद रखिएगा। जब वयस्क हो गया, कुछ बड़ा हो गया, तो फेफड़ा और त्वचा, मुख, गुहा से होता है। फेफड़े से होगा, त्वचा हो गया और मुख गुहा से होता है। किसी भी जंतु के वयस्क अवस्था में श्वसन क्लोम द्वारा होता है। जब वयस्क हो जाता है ना, तब क्लोम के द्वारा होता है। मलाशय और मूत्रजनन वाहिना क्लोम में खुलते हैं। जनन पदार्थ मल क्लोएका से बाहर निकलता है। सरीसृप वर्ग का प्राणियों वयस्क अवस्था में श्वसन फेफड़ों द्वारा करता है। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। निश्वासन द्वारा होता है, तो याद रखें फेफड़ों की अपस्थिति में, अब अस्फीति में निश्वासन होता है फेफड़ों की अपस्थिति में। निश्वासन फेफड़ों की अपस्थिति के द्वारा होता है। निश्वासन वायुमंडल की वायु का फेफड़ों में प्रवेश क्रिया है। फेफड़ों का वायुदाब कम हो जाता है। डायफ्राम की अरीय पेशी सिकुड़ती है, जिससे चपटा हो जाता है। डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है। निश्वासन क्रिया में प्लूरा गुहाएं का आयतन अधिक होता है, याद रखेगा। निश्वासन क्रिया में प्लूरल गुहाएं की आयतन क्या होता है? अधिक हो जाता है। फेफड़ों की भरी वायु फेफड़े से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वास आसन, यानी फेफड़े से जैसी वायु बाहर निकलेगा उच्च श्वास कहते हैं। फेफड़ों में वायुदाब अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। पॉइंट बना हुआ, पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित कण मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है मेढक। क्या? मेढक, ठीक है। मेढक ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को प्रवाह को सहन कर सकता है दोस्तों, ठीक है। लास्ट तक बने रहना है दोस्तों, ठीक है। नोट बाय नोट करते चल जाना है, लास्ट तक जरूर देखना। अगर नेक्स्ट पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। उभयचर वर्ग एवं अधिकांश परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है, जिसे टैडपोल कहा जाए, लार्वा कहते हैं। मत्स्य वर्ग में केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। मत्स्य वर्ग में केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। मेढक अन्यतापी जंतु होता है। मेढक अन्यतापी जंतु होता है। 53 नंबर क्वेश्चन आएंगे हम लोग। श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पादन होता है, तो याद रखिए ग्लूकोज के जलने से ऊर्जा उत्पादन होता है। ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पादन होता है। ऑक्सीजन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 और H2 निर्माण होता है। ग्लूकोज के अणु से 686 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। ग्लाइकोलाइसिस के पूरे चक्र में ATP के 4 अणु निकलता है, जिसमें 2 ATP खर्च होता है और 2 ATP क्या बनता है? शेष बच जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन होता है, तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुविक एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलाइसिस में विघटन फलस्वरूप पायरुविक अम्ल का 2 अणु बनते हैं। पढ़ चुके हैं हम लोगों प्रिय दोस्तों। पायरुविक अम्ल का अणु ऑक्सीकरण से ATP का 1 अणु 5 अणु NADH के 1 अणु से बनता है, जिसमें FADH2 का बनता है। ग्लूकोज 1 अणु का श्वसन कुल 2 + 36 यानी 38 ATP का निर्माण होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का शक्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर हम लोग आएंगे। मानव शरीर में श्वसन का वर्णक है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा? हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर में हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके क्षमता रखता है। इसका आरबीसी का मुख्य कार्य है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह और जैसे Fe++ हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता एनीमिया रोग होता है दोस्तों। ठीक है, तो बने रहना दोस्तों लास्ट तक, है ना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज श्वसन यंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में। ठीक है, थैंक यू।